वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं सैंपल पेपर ऑफ द टर्म 2 एग्जाम्स फॉर द सीबीएसई क्लास 12th केमिस्ट्री। ठीक है, तो सैंपल पेपर को हम अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। सभी आंसर्स को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को हर एक प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपको यहाँ पर सभी मटेरियल मिलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सोल्यूशन ऑफ द सैंपल पेपर। ठीक है, तो हमारी सबसे पहले प्रॉब्लम आई है अपॉन द इंक्रीजिंग ऑर्डर्स ऑफ द फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक में से ऑर्डर्स हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक है, ना तो ज़्यादा डिफिकल्ट है ना ही ज़्यादा यहाँ पर इजी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिया गया है, हमें इन ए बी सी पार्ट में से कोई दो पार्ट सोल्व करने हैं पेपर में। ठीक है, तो अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। जैसे कि सबसे पहले हमें पी के ए वैल्यूज में इन सभी को यहाँ पर इंक्रीज करना है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? अब देखिए कि पी के ए वैल्यूज का मतलब क्या है। पी के ए वैल्यूज का हमें लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का हमें क्या लिखना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये बात याद रखिएगा, जो एसिड जितना स्ट्रोंग होगा उसकी पी के ए वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, जैसे हम के ए वैल्यू सोल्व करते हैं ना, के ए इज दी डेसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिड। तो अगर हमें पी के ए सोल्व करना हो दैट इज इक्वल्स टू द माइनस लॉग ऑफ के ए। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है जैसे हम पीएच निकालते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करना है। तो इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा पिक्रिक एसिड। ठीक है, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सो दिस इज द पिक्रिक एसिड। यहाँ पर NO2 ग्रुप्स हैं बहुत सारे। सो NO2 ग्रुप अगर अटैच हो जाए फिनोल के साथ यानी कि OH वाले जो यहाँ पर बेंजीन रिंग है, तो फिर उसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट होता है जो कि उसे स्ट्रॉन्ग एसिड बना देता है। ठीक है, ड्यू टू दी मोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, ये इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, अब देखिए मेन प्रॉब्लम इन्हीं दोनों में थी कि बेंजोइक एसिड और सैलिसाइलिक में से कौन स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर OH है। ठीक है, तो OH चाहे एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, बट यहाँ पर हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, मतलब इसका जो यहाँ पर जो यहाँ पर इसका एक कंजुगेट बेस बनेगा उसमें फॉर्म होती है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हम इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, तो ऑर्थो इफेक्ट शो होने के कारण ये जो एसिड है ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहेगा देन द बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड तो फिनोल से मोर एसिडिक होता ही है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो अल्कोहल और फिनोल से स्ट्रॉन्ग एसिड रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर ऑर्डर बन जाएगा। क्लियर है? तो इनके रीजंस भी आप लोगों ने साथ में ही याद रखने हैं। ये मैंने यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इनको यहाँ पर अरेंज कर दिया है, यानी कि पी के ए वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, क्लियर है? तो अब यहाँ पर सेकंड प्रॉब्लम क्या थी? सेकंड इज हमें यहाँ पर पूछा गया था कि अस्टेल्डिहाइड और एसीटोन एंड मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल कीटोन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द NH2OH। तो NH2OH के साथ कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इनको यहाँ पर इन सभी को कि यहाँ पर अरेंज करना है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हमने क्या चेक करना है कि ये जो CO ग्रुप है, ठीक है ना, कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके आसपास इसके आसपास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ना हो और स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो, यानी कि रश ना हो। ठीक है, एम्प्टी स्पेस हो ताकि इस C पर अटैक हो सके, और कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ना होगा तो इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब अस्टेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद एसीटोन की लो है, और मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल कीटोन की सबसे लो है, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अस्टेल्डिहाइड में जो है हमारा यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप, उसकी एक साइड पर हाइड्रोजन है और दूसरी साइड पर ओनली वन मिथाइल ग्रुप है। और एसीटोन में बोथ साइड्स पर मिथाइल ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग हो गई और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट वाले दो दो ग्रुप लग गए। ठीक है, अब यहाँ पर एक साइड पर ओनली वन सिंगल C एटम है और दूसरी साइड पर जुड़ा है थर्ड डिग्री यहाँ पर अल्काइल ग्रुप। तो थर्ड डिग्री अल्काइल ग्रुप का उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट होगा और उतनी ही स्टेरिक
यहाँ पर हिंड्रेंस आ जाएगी, तो इसके कारण इसका जो रिएक्टिविटी है वो सबसे लो हो जाएगी, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे हाई रहेगी। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे हमें इसको एक्सप्लेन करना था। इसी में जो हमारा थर्ड पार्ट है दैट इज अपॉन दी बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर क्या है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे लो रहेगा अल्कोहल्स का, और फिर आते हैं यहाँ पर जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा होते हैं, बिकॉज देयर इज मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इनमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, इसी के कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है। और बेंजोइक एसिड का उससे भी हाई होता है, क्योंकि इसका मास ज्यादा होता है। ठीक है, मोर मोलिकुलर मास, और हाइड्रोजन बॉन्ड तो फॉर्म होंगे ही बिकॉज इट इज आल्सो ए कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें साथ में ऐड हो जाता है, इसका मास हाई हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अब इससे आगे चलते हैं, हमारी सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम इज फ्रॉम दी चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये बिल्कुल सिंपल है, कोई आप लोगों ने सॉल्विंग नहीं करनी है। जस्ट अगर आप लोगों ने यहाँ पर टॉपिक्स को अंडरस्टैंड किया है तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी। पिछले 2-3 साल से ये सेम प्रॉब्लम आपको सैंपल पेपर्स में मिल रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि solution of two electrolytes A and B are diluted, the molar conductivity of B increases 1.5 times, ठीक है, and A increases 25 times, तो which of the following is a strong electrolyte? अब देखिए क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जैसे यहाँ पर बी है उसकी मोलर कंडक्टिविटी सिर्फ इंक्रीज हुई है 1.5 टाइम्स, कुछ खास नहीं चेंज हुआ, तो यही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। सो बी इज अवर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि बी में ऑलरेडी ही आयनाइजेशन हुई होती है, ठीक है ना, कंप्लीट हुई होती है, तो फिर सोल्यूशन को डिल्यूट करने पर जो है वो यहाँ पर नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस, सो देयरफॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो पहले ही डेस्ट्रेट हुए हैं, उनकी मोलर कंडक्टिविटी में कोई खास चेंज नहीं शो होता, बट जो वीक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ए इज अवर वीक इलेक्ट्रोलाइट, उनमें बहुत ज्यादा चेंज होगा क्योंकि डेसोसिएशन होती जाएगी। ठीक है, तो फिर हमें इनका जो चेंज है, इनका बिहेवियर है, हमें ग्राफिकली बनाना है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप लोग इस टॉपिक को रीड करेंगे उसमें ये आपको जरूर आएगा। ठीक है, तो हमने रीड किया कि स्ट्रॉन्ग में तो बहुत ही जहाँ पर मोलर कनेक्टिविटी में कुछ खास नहीं चेंज होता, तो उसका ग्राफ ऐसे जाएगा ऊपर को, जैसे जैसे हम यहाँ पर डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज किया जाएगा यहाँ पर कंसंट्रेशन को, तो यहाँ पर मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी, बट वीक में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर चेंज आएगा। ठीक है, तो ये फिर इसके साथ ही हमारे पास एक और होता है कॉन्सेप्ट कि जो इस ग्राफ को हम यहाँ पर एक्स्ट्रापोलेट कर कर यहाँ से सोल्व कर सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट वीक के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ग्राफ ही ऊपर की ओर चला जाएगा, तो उसकी इंटरसेक्शन ही यहाँ पर होगी नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया है बिटवीन दी मोलर कंडक्टिविटी एंड स्क्वायर रूट ऑफ दी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इन दोनों का आप लोगों ने यहाँ पर ग्राफ रिप्रेजेंट कर देना है। क्लियर है? तो ये था इसका आंसर, सिंपल सा। तो आगे चलते हैं, इससे आगे हमारे पास प्रॉब्लम नंबर थर्ड है, गिव द रीजंस टू सपोर्ट द आंसर्स। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि प्रेजेंस ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन इन द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज एसेंशियल फॉर द अल्डोल कंडेंसेशन। तो अल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए उनके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, ये हमें एक्सप्लेन करना है क्यों। उसके लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अल्डोल कंडेंसेशन में इस अल्फा हाइड्रोजन का रोल क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं दीज आर एसिडिक इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है कि जो बेस होगा, बेस यहाँ पर हम यूज करते हैं OH आयन, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो उस हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, दीज कैन बी इजिली रिमूव्ड बाय बेस, और बेस के रिमूव करने के बाद जो यहाँ पर बनता है कार्बो अनायन, वो स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस के साथ, तो ऐसे फिर आगे बाद में रिएक्शन होती है। तो इसमें क्या होता है ये हम यहाँ पर पूरा मैकेनिज्म बताते हैं। सो दिस इज दी कार्बोनाइल ग्रुप विद अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है, CO के साथ वाली जो C है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन जुड़ा है दैट इज दी अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये आया हमारे पास बेस, तो इसने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लिया, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहीं पर स्किप कर जाएगा, तो यहाँ पर चार्ज आ गया माइनस का। ठीक है, अब इसमें रेजोनेंस बन सकती है। ठीक है, ये यहाँ पर शेयर होगा और ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होकर ऊपर चला जाएगा ऑक्सीजन में, तो ये इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाती है।
तो ये जो कार्बो अनायन फॉर्म हुआ है, सो दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, इसीलिए ये हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाती है। दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, तो जो बाद में फिर अल्डोल कंडेंसेशन में यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका रीजन है अल्फा हाइड्रोजन होने का। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम इसका बी पार्ट करते हैं कि 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन टू ओन शोज द पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है सबसे पहले तो यही रॉन्ग है। इसमें क्या ऑप्शन थे, या तो यहाँ पर आए कि 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन टू ओन डज नॉट शोज द पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, या फिर यहाँ पर क्या हो सकता है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन की जगह पर यहाँ पर होना चाहिए था प्रोपेन टू, ठीक है, उसमें शो हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है कि टॉलरेंस टेस्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं। अब देखिए, टॉलरेंस रीजेंट होता है जिसका के मेन पार्ट होता है दैट इज दी दिस सिल्वर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, टॉलरेंस रीजन में हम क्या यूज करते हैं, दैट इज द अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट का हम यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर कर उसका एक यहाँ पर बना लेते हैं सॉल्यूशन, जिसको कि यूज किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप्स मेनली, या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, या फिर फॉर्मिक इससे। ठीक है, तो मेनली इसका यूज किया जाता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द एल्डिहाइड्स। ठीक है, क्योंकि टॉलरेंस रीजेंट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि खुद रिड्यूस हो जाता है। खुद कैसे होगा रिड्यूस, इसमें जो होता है सिल्वर पॉजिटिव एटम सॉरी आयन, वो चेंज हो जाता है इनटू द सिल्वर, तो हमें यहाँ पर मिलता है सिल्वर मिरर, यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो अब इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि या तो यूज होंगे हमारे यहाँ पर एल्डिहाइड्स, तो या फिर यूज होंगे यहाँ पर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। ठीक है, तो टॉलरेंस रीजन को हम इनके लिए यूज कर सकते हैं। इसमें वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं सिल्वर के। ठीक है, तो जनरली जो इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स यूज होते हैं वो कौन से होने चाहिए, टर्मिनल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। ये क्या चीज होती है, ये आप लोगों ने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि ये है सीओ ग्रुप। ठीक है, और इसके जो साथ वाला सी है उसके ऊपर ओ OH होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सी ओ OH है ये चेन के आखिर में आना चाहिए। ठीक है, सी ओ OH है ये जो ग्रुप, ये चेन के आखिर में हो, तो मतलब यहाँ पर दो तो ये हो गए, तो CH2 होगा, और दूसरी साइड हमारी कोई भी चेन हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे जो यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे, अगर यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं CH3 कर लेते हैं, तो ये हमारी एग्जांपल बन जाती है 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन टू ओ। तो ये जो होते हैं इनमें क्या होता है कि ड्यू टू दी टोटोमरिज्म, तो इनमें एल्डिहाइड्स फॉर्म हो जाते हैं जो बाद में टोलेंस रीजन के साथ रिएक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो आपको स्टेटमेंट तो एग्जाम में सही होकर ही आएगी। तो अगर या तो यहाँ पर पूछा जाएगा नोट वाला, या फिर इसका पूछा जाएगा, तो अगर इसका पूछा जाए कि 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनटोन क्यों शू करता है, तो वो आप लोगों ने ये वाला पूरा आंसर वहां पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हमें इन सभी के आंसर्स को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला है कि एनिलीन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द अमोनोलाइसिस ऑफ द क्लोरोबेंजीन अंडर द नॉर्मल कंडीशन। ये आप लोगों ने पिछली टर्म में भी रीड किया है कि क्लोरोबेंजीन में ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर, ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी लो होती है। तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये यहाँ पर शेयर हो जाते हैं, तो रिंग में पूरी रेजोनेंस बनती है, तो वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है ड्यू टू दी कंजुगेशन। ठीक है, तो देयरफॉर अंडर दी नॉर्मल कंडीशन अमोनोलाइसिस होना उसका पॉसिबल नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें अमोनिया के साथ उसकी रिएक्शन करवाने के लिए साथ में यूज करना पड़ता है कॉपर का ऑक्साइड, उसको हाई टेम्परेचर पर हीट करना पड़ता है, और हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है काफी ज्यादा, फिर जाकर कहीं Cl है वो रिप्लेस होकर NH2 वहां पर ज्वाइन होकर हमें एनिलीन बनाकर देता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर है, तो इसी का जो बी पार्ट है उसको देखते हैं। उसमें हमसे पूछा गया है कि जो एन इथाइल इथेनमाइन है, ठीक है, तो ये बॉयल करता है एट दिस टेम्परेचर, बट ब्यूटेनमाइन बॉयल करता है दिस टेम्परेचर, मतलब ब्यूटेनमाइन का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि ब्यूटेन अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा बनते हैं। पहले इन दोनों की स्ट्रक्चर बना लीजिए तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ब्यूटेन अमाइन मतलब 4 कार्बन के साथ NH2 जुड़ा है,
और यहाँ पर है एन इथाइल इथेनमाइन। सो मतलब 2 कार्बन के साथ NH है और उसके साथ फिर से 2 कार्बन है, ठीक है। अब दोनों का यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट इस केस में N के पास देयर इज ओनली 1 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और इस केस में यहाँ पर हैं 2 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। अब जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे वो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा, तो इसका मतलब है कि ये जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा, ठीक है, बिकॉज देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल फॉर द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। इसके बाद है इसका सी पार्ट के असाइलेशन ऑफ द एनिलीन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द pyridine, ठीक है। अब देखिए कि अगर आपको याद होगा कि ये जो होता है दैट इज द pyridine, दिस इज ए बेस, ठीक है। अब असाइलेशन ऑफ एनिलीन की आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो ये है एनिलीन, ठीक है। असाइलेशन के लिए हम हमेशा यही चीज यूज करते हैं, CH3COCl। असाइलेशन मतलब CH3CO ग्रुप को जोड़ना। तो ये ग्रुप जाकर यहाँ पर अटैच होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, वो Cl के साथ जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर जुड़ गया ग्रुप, HCl बना है। अब इस रिएक्शन में HCl इसके साथ फिर से रिएक्ट होकर बैक प्रोडक्ट ना बना दे, इसलिए HCl को रिमूव करना होता है। इसको रिमूव करवाने के लिए हम ऐड करते हैं यहाँ पर pyridine, ठीक है, ताकि इक्विलिब्रियम में हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन ज़्यादा मिले। और ये जो चीज फॉर्म हुई है इसका भी फार्मूला आप लोग याद रख सकते हैं। इसका क्या नाम है? इसका अगर हम नाम बनाएंगे तो एन के ऊपर जुड़ी है बेंजीन रिंग, दैट इज द एन फिनाइल, और बाकी का क्या बन जाएगा? ईथेन अमाइड। तो इसका एक और नाम है दैट इज द एस्टेनिलाइट, ठीक है। वो यहाँ पर एनिलीन से बनाया गया एस्टेनिलाइट, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसी में एक ऑप्शन वाला पार्ट है, ठीक है, फोर्थ में, जिसमें आप लोगों को दी गई थी 3 कन्वर्जन रिएक्शंस, ठीक है। तो ये सबसे मुश्किल काम होता है, बट अगर आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग हो गई तो आपके लिए इजी है। तो मतलब जो प्रॉब्लम यहाँ पर डिफिकल्ट है उसमें आपको ऑप्शन भी साथ में ही बताए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहली रिएक्शन है यहाँ पर, हमें चेंज करना है फिनोल टू एन फिनाइल ईथेन अमाइड। तो यहाँ पर अमाइड बनाना है, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें क्या बनाना है। एन फिनाइल ईथेन अमाइड। अब देखिए हमने अभी अभी रीड किया है, ईथेन अमाइड बना लीजिए पहले, ठीक है। तो यहाँ पर एन पर हमें जोड़ना है फिनाइल, ठीक है। तो ईथेन अमाइड, तो ईथेन अमाइड मतलब 2 कार्बन और एन के ऊपर जुड़ी है हमारी बेंजीन रिंग। तो हमने अभी अभी इसको बनाया था, दैट इज द एस्टेनिलाइट। तो ये हमें बनाना है आखिर में। तो हमें शुरू कहाँ से करना है? फिनोल से। तो आपको पहले जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और जो आपका यहाँ पर एंड पॉइंट है उनकी स्ट्रक्चर तो आती हो ना, फिर ही आप लोग बना पाएंगे, ठीक है। तो हमने अभी अभी क्या रिएक्शन थी देखी कि हम एनिलीन से ये बना सकते हैं, उसकी असाइलेशन करवाकर, ठीक है ना। अगर हमारे पास किसी भी तरह से एनिलीन बन जाए तो उससे ये चीज बन सकती है, उसकी असाइलेशन करवाकर। क्लियर है? तो हमने मेनली एनिलीन बनानी है फ्रॉम द फिनोल। तो फिनोल की सबसे पहले जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन हो जाएगा रिमूव, तो ये बन जाएगी सिंपल बेंजीन, ठीक है। अब सिंपल बेंजीन में हमने एन ऐड करना है, तो उसके लिए हमने क्या कर दी? सिंपल बेंजीन की नाइट्रेशन। उसके लिए हमने क्या यूज किया? HNO3 एंड H2SO4। तो इसने क्या किया कि यहाँ पर NO2 जोड़ दिया। अब NO2 से तो एनिलीन बनाना इजी है, ऑक्सीजन को हटाकर हाइड्रोजन लगाना है। तो हमने क्या यूज कर लिया है? NaNO2HCl, दैट इज दी HNO2 जो हम यूज करते हैं नाइट्रस एसिड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। फ्रेशली प्रिपेयर्ड कर इसे यूज किया जाता है। तो वो हमने यहाँ पर ऐड किया तो हमें एनिलीन मिल गई। अब एनिलीन की तो हमने यहाँ पर सिंपली कर देनी असाइलेशन, उससे हमें हमारा लास्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप सभी रिएक्शंस को यहाँ पर ज्वाइन करवाकर ऐसी प्रॉब्लम्स को इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? इसका जो बी पार्ट है उसको देखते हैं। उसमें हमें चाहिए क्लोरोइथेन, ठीक है, दिस इज द क्लोरोइथेन टू मीथेन अमाइन। अब ये प्रॉब्लम है मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन यानी कि दिस। तो हमने 2 कार्बन से 1 कार्बन करनी है, हमने चेन का साइज छोटा करना है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चेन का साइज छोटा करने वाली रिएक्शन एक होती है, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि क्लोरीन को हटाकर हमने OH लगाया ताकि अल्कोहल बन जाए। अल्कोहल की हमने कर दी ऑक्सीडेशन, सो KMnO4 को यूज किया है फॉर दी ऑक्सीडेशन। अब इसका क्या होता है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अल्कोहल से सीधा बना देगा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो ये जो OH ग्रुप रिप्लेस होकर NH2 यानी कि अमाइड बन जाएगा, ठीक है। अब अमाइड में से हमने सिर्फ CO को हटाना है, तो हमने क्या किया? ब्रोमीन एंड KOH की प्रेजेंस में
इसकी रिएक्शन करवा दी तो यहाँ से CO बाहर निकलेगा, तो CO यहाँ से रिमूव हो जाता है। सो दिस इज दी होफमैन्स ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो इस रिएक्शन का नाम क्या है? होफमैन्स, दिस इज दी होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, दिस इज दी होफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी जो यहाँ पर यूज हुई है। तो हमेशा आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ही यूज होती हैं, जहाँ पर भी यूज होंगी तो वो आप लोग याद रख लीजिए, तो उसके साथ आपकी सभी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। थर्ड है प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, मतलब टोटल यहाँ पर है हमारे पास 3 कार्बन, तो फिर से हमने यहाँ पर बना ली है इथेनॉल। तो मतलब एक कार्बन हमने फिर से रिमूव करना है। दिस इज द चेन ऑफ द 3 कार्बन एटम्स। तो सबसे पहले हमने इसकी की हाइड्रोलाइसिस। दिस इज द हाइड्रोलाइसिस का की रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ से बन जाएगा अमाइड। तो अमाइड का CO हटा दें फिर से, तो फिर से हमने रिएक्शन यूज कर ली होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। तो ये हमारे पास बन गया यहाँ पर अमाइड। तो अमाइंस को हम चेंज कर सकते हैं इनटू द अल्कोहल्स विद द यूज ऑफ HNO2। तो HNO2 का मतलब क्या है? NaNO2 विद HCl, जो हम यूज करते थे डाइजोनियम साल्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो अब हमने अल्कोहल को चेंज करना है इनटू द एल्डिहाइड, तो वो तो इजी है, हमने PCC यूज करना है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन की गई है बट विद द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने क्या यूज किया है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो वो होता है PCC, तो उसने यहाँ से बना देनी है एल्डिहाइड। क्लियर है? तो ऐसे आप लोग इन सभी रिएक्शंस को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिफ्थ प्रॉब्लम है यहाँ पर, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि Ni के साथ जुड़े हैं H2O6 2 पॉजिटिव इज ग्रीन इन दी कलर, वेयर एज Ni के साथ 4 जुड़े हों H2 और 1 जुड़ जाए En, दिस इज द ब्लू इन कलर। अब देखिए दोनों केसेस में Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहाँ पर Ni2 पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, क्योंकि जो ऊपर चार्ज है वही आ जाएगा, बिकॉज H2O की भी 0 होती है, En की भी 0 होती है। ठीक है, अब Ni2 पॉजिटिव की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बनाएं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको निकल का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका होता है 28, तो ये बनेगा 4s2 3d8, तो यहाँ पर बच जाएगा 3d8। ठीक है, अब देखिए D जो यहाँ पर 8 है, तो आप लोगों ने याद रीड की होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, तो उसमें क्या होता है स्प्लिटिंग में कि हमारे पास 2 पार्ट्स में जो यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, D ऑर्बिटल्स के 2 पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, नीचे बनते हैं T2g ऑर्बिटल्स और ऊपर बन जाते हैं EG ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये बात मैं आपको अब दोबारा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, अगर आगे कहीं आएगी तो आप लोगों ने इसको अब खुद रीड कर लेना है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे 5 D ऑर्बिटल्स, तो जो के बाद में 2 यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब जब हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रखने हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा? 1 1 1, 3 आ गए। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन या तो हम एंटर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और या फिर हम एंटर कर सकते हैं यहीं पर ही। ठीक है ना, मतलब जिसमें हमने 1 1 रखा है उसमें हम एक एक और रख दें। तो ये अब डिपेंड करता है कि इन दोनों में कितना एनर्जी का डिफरेंस है, दैट इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के ऊपर। ठीक है, तो अगर तो यहाँ पर जुड़े होंगे स्ट्रॉन्ग लाइगेंड जुड़े होंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले, तो क्या होगा कि इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हाई हो जाएगी। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड जुड़े हैं लाइगेंड, तो हमारी स्प्लिटिंग यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। तो स्प्लिटिंग इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन हमारे यहीं पर ही एंटर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 हो गए, सिर्फ 2 ही ऊपर आएंगे, सो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन द केस ऑफ En, जब जुड़ा हो En। तो अगर हमारा जुड़ा हो वीक फील्ड लाइगेंड, तो क्या होगा? 1 2 3 फोर्थ फिफ्थ ऊपर जाएंगे, फिर सिक्स्थ सेवंथ और यहाँ पर एट्थ आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों केसेस में हमारी सेम होगी फॉर्म। ठीक है, बट अब यहाँ पर क्या हुआ है कि दोनों केसेस में हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। ठीक है, बट यहाँ पर ये जो स्प्लिटिंग की वैल्यू है, दिस इज दी लो। ठीक है, सो हमारे इस केस में यानी कि H2O के केस में, जिसमें सभी के सभी H2O जुड़े हैं
उसमें हमारी स्प्लिटिंग की वैल्यू स्मॉल आई है, यानी कि एनर्जी डिफरेंस स्मॉल आया है। स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होने के कारण यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी की जो है वो लाइट अब्जॉर्ब होगी। अगर हम ऑब्जर्व करें विबग्योर में, ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर ब्लू की फ्रीक्वेंसी हाई है, ठीक है, और ग्रीन की लो है। तो इसलिए ये जो ग्रीन वाला है वो यहाँ पर अब्जॉर्ब होगा इन दी स्मॉल स्प्लिटिंग, और जो ब्लू वाला है वो यहाँ पर अब्जॉर्ब होगा क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हायर है और इसलिए इसकी एनर्जी भी हाई होगी। ठीक है, क्लियर है। तो अगर यहाँ पर सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ना होते तो भी चेंज हो जाता, क्योंकि जिसके पास अलग नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका बिहेवियर अलग होगा। तो मैंने आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन भी सोल्व करने बता दिए। तो ऐसे आप लोग इस पूरे स्प्लिटिंग वाला जो हमारा होता है उसको आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड प्रॉब्लम इसकी है, देखते हैं कि राइट द फॉर्मूला एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसका अब फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट 3 सल्फेट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करते हैं इथेन 1,2 डाइअमाइन, जिसको हमने इन शॉर्ट बोल देते हैं ईएन। इसका फॉर्मूला हम इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इथेन यानी कि 2 कार्बन और दोनों साइड पर NH2। ये हमारे कितनी बार जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं ऐसे। ठीक है, तो इसके बाद हमने लगा दिया 3। तो इसके बाद क्या जुड़ा है, कोबाल्ट है, तो वो हो गया यहाँ पर कोबाल्ट। अब देखिए कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें क्या दी गई है यहाँ पर, ये हमें बताई गई है, दैट इज दी 3 बताई गई। तो मैं आपको ऐसे बनाकर दे देता हूँ। अब इसका तो कोई भी चार्ज ही नहीं होता, ये तो 0 है, तो मतलब इसकी जो भी थी ऑक्सीडेशन स्टेट वही चार्ज ऊपर आ जाएगा। अब सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना होता है, 2 नेगेटिव। अब इसका 2 इस तरफ आएगा, इसका 3 आएगा इस तरफ, तो ये पूरे का पूरा बन जाएगा कॉम्प्लेक्स 2 टाइम्स और SO4 बन जाएगा हमारा 3 टाइम्स। ठीक है, और अब आप लोग यहाँ से कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के साथ जुड़े हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स, अगर जुड़े हों स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन यूज करनी है D2sp3। अगर वीक होते तो हम यूज कर लेते sp3D2। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के कारण हमने D2sp3 यूज करनी है, दैट इज द इनर ऑर्बिटल्स यूज करने हैं। क्लियर है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो आगे चलते हैं। इसी का ऑप्शन वाला पार्ट बहुत ही यहाँ पर इजी है, जो मैंने आपको अभी बताया था कॉन्सेप्ट, इसमें वही यूज होगा सिमिलरली। अब यहाँ पर क्या है, उसने बताया है कि ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, T2G में इलेक्ट्रॉन सेंटर हो चुके हैं 3 और 1 हो चुका है EG में। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है, इसका मतलब है कि हमारी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी की वैल्यू लो रही होगी। ठीक है ना, तो मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादा है, देयर आर मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर ये वैल्यू हाई होती तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर एंटर हो जाता ना। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते। तो जिसके पास ज्यादा अनपेड होते हैं इलेक्ट्रॉन, दैट इज दी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो मतलब इसमें हम उनसे तो यहाँ पर उसने हमसे क्या पूछा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हाई स्पिन है कि लो स्पिन है, तो हाई स्पिन मतलब ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला हाई स्पिन है। तो इसका हमने ड्रॉ करना है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम फॉर द अबव कॉम्प्लेक्स, वो मैंने आपको अभी अभी बताई थी, तो वो आप लोग यहाँ पर बनाकर दिखा सकते हैं। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 4 शो कर दें इन दी फ्री मेटल आयन, फिर उसकी एनर्जी हाई होगी। ठीक है, जब उसके पास उसके आसपास जो है वो यहाँ पर जो भी आयंस होते हैं वो सभी आते हैं, तो वो बाद में 2 पार्ट में यहाँ पर हो जाती है स्प्लिट। तो वो आप लोगों ने पूरा यहाँ पर बनाकर दिखा देना है। ठीक है, क्लियर है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है फ्रॉम द चैप्टर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, Ti4 इज मोर स्टेबल देन द Ti2 और Ti3। इन सभी के आंसर आपको इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में से मिल जाते हैं, क्योंकि Ti की जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होती है इसका एटॉमिक नंबर होता है 22। तो आर्गन के तक 18 आ गए, बाद में D2S2। तो इसमें से अगर हम 4 के 4 इलेक्ट्रॉन हटा दें तो इसकी क्या बन जाएगी, आर्गन वाली स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी Tr4 पॉजिटिव की, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब इसका बी पार्ट क्या है कि इन द केस ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आयंस ऑफ द सेम चार्ज इन ए गिवन सीरीज शोज द प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द रेडियस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। कि जैसे हम इसकी किसी भी सीरीज में मूव करते हैं तो सेम चार्ज वाले आयंस का रेडियस डिक्रीज ही क्यों होता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं डी ऑर्बिटल्स में, और डी ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है। ठीक है,
सो शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट दैट इफेक्टिव, तो शील्डिंग तो हो नहीं पाती, तो इसका मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है, जितना इंक्रीज होगा न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही साइज फिर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर हेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर चार्ज एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, देयरफॉर आयनिक रेडियस डिक्रीजेस। तो इसका मेन आंसर क्या है, इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर हुए, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग फैक्टर पुअर होता है, देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यानी कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि रेडियस डिक्रीज होगा। क्लियर है, ठीक है। अब इसका सी पार्ट है, हम यहाँ पर देखते कि जिंक इज कंपैरेटिवली ये सॉफ्ट मेटल देन द आयरन क्रोमियम आर हार्ड। देखिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है, सिंपल है, जिंक का अरेंजमेंट बनाए, ठीक है। तो जिंक यहाँ पर क्या बनेगा 3d10 4s2, ठीक है। तो जिंक के पास नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए उसमें मेटेलिक बॉन्ड्स नहीं फॉर्म हो पाते, देयरफॉर इट इज सॉफ्ट, ठीक है। तो जो भी जिंक के ग्रुप के एलिमेंट हैं उन सभी के लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इनकी जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है वो भी लो रहती है, ठीक है। अगर हम आयरन और क्रोमियम की बात करें तो इन दोनों के पास ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयरफॉर उनकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होती है और वो इसलिए हार्ड होते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन इज फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो इसे पहले हम रीड करते हैं अच्छे से, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एन अल्कीन ए of the molecular formula C5H10 on ozonolysis, ठीक है, अल्कीन की रिएक्शन करवाई गई ओजोन के साथ, गिव ए मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स बी एंड सी, ठीक है। कंपाउंड बी गिव्स पॉजिटिव फीलिंग्स टेस्ट। यहां से आइडिया क्या होगा अगर आप लोगों ने रीडिंग की है, तो कंपाउंड बी एक एल्डिहाइड, ठीक है, क्लियर हो गया। एंड आल्सो फॉर्म्स द आइडोफॉर्म ऑन रिएक्टिंग विद द दैट इज द आयोडीन एंड NaOH। अब देखिए आइडोफॉर्म भी वो शो कर रहा है टेस्ट, तो मतलब बी एक एल्डिहाइड भी है और साथ में अगर वो आइडोफॉर्म शो कर रहा है टेस्ट, तो इसका मतलब इसमें क्या है, इसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप है, ये ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहीं से आपको श्योरिटी हो जाएगी कि इस फार्मूले का तो एल्डिहाइड हम एक ही बना सकते हैं, दैट इज द एस्टेल्डिहाइड, ठीक है। तो बी हमारा मतलब अभी तक तो यही बन रहा है। कंपाउंड सी डज नॉट गिव द फीलिंग्स टेस्ट, मतलब वो क्या है, वो एक कीटोन है, ठीक है, बट फॉर्म्स द आइडोफॉर्म। तो मतलब जो हमारा सी कंपाउंड है, अब देखिए यहां से आइडिया होगा कि टोटल थे हमारे पास 5 कार्बन, ठीक है। तो 2 कार्बन तो यहीं पर यूज हो गए, तो बाकी के कितने कार्बन बचे हैं हमारे पास, 3 कार्बन बचे हैं। तो मतलब उससे हमने बनाना है एक मिथाइल कीटोन ग्रुप, ठीक है, ताकि वो क्या शो कर सके, आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ये चीज तो उसमें होगी होगी, जो भी आइडोफॉर्म शो करते हैं टेस्ट उनमें ये ग्रुप होना चाहिए। अब वो फेलिंग टेस्ट तो शो नहीं करता, वो एक कीटोन है, तो मतलब जो इसका 3rd कार्बन है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हमारे बी और सी तो बन चुके हैं, हमें ए की स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है। तो अब ए की स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, ए हमारे पास एक अल्कीन है। अब देखिए ये जो दोनों ओ वाले बॉन्ड है ना, इनको हमने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो एक तरफ हम इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तो ये हो गया सी वाला, और ये बी वाला क्या बनेगा, इसका सी और एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ सी। तो ये हमारा अल्कीन होगा, दैट इज द ए। मतलब ओजोन के साथ रिएक्ट करने पर ये दोनों बॉन्ड्स ब्रेक होकर यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं, तो ये हमारे हो गए सभी के सभी कंपाउंड्स। अब इनकी रिएक्शंस भी आप लोगों को बतानी है सभी, ठीक है। write the reaction for the ozonolysis and the formation of the iodoform from B and C, ठीक है। तो हमने 3 रिएक्शन यहाँ पर बतानी है, तो वो मैं आप लोगों को शो है यहाँ पर कर देता हूँ रिएक्शंस, ठीक है। देखिए हमारे ए बी सी हो चुके हैं कंपाउंड। अब सबसे पहली रिएक्शन दैट इज दी ओजोनोलाइसिस, ठीक है, ऑफ दी ए कंपाउंड। तो ए की ओजोनोलाइसिस होगी, वो तो आपकी सिंपल है, 2 स्टेप में होती है। तो हम सबसे पहले स्टेप में ओजोन और सेकंड स्टेप में जिंक विद डिल्यूट एसिड, ठीक है, तो वो यूज करते हैं। तो यहाँ से ब्रेक होगा बॉन्ड और एक तरफ एस्टेल्डिहाइड और एक तरफ एसीटोन बन जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों की हमने शो की है यहाँ पर रिएक्शन विद फिलिंग सोल्यूशन, ठीक है। तो एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं, ये चीज आती है फिलिंग सोल्यूशन में से, ठीक है ना, कॉपर आयंस आते हैं, तो उसमें फॉर्म क्या होता है, रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं, और जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होकर बना लेता है यहाँ पर कार्बोक्सिलेट, और एसीटोन के केस में ये रिएक्शन नहीं होगी। और इनकी आइडोफॉर्म के साथ रिएक्शन विद I2 एंड NaOH,
तो क्या होगा, ये जो CH3 है इसका बन जाएगा CHI3, दैट इज द येलो प्रेसिपिटेट। और ये जो CHO ग्रुप है इसका क्या बन जाएगा यहाँ पर, दैट इज दी कार्बोक्सिलेट आयन, यहाँ पर सोल्ट बना लेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहाँ से रिएक्शंस को याद कर लेना है। तो ऐसे आप लोगों ने इनकी स्ट्रक्चर्स को सोल्व आउट करना है। क्लियर है? ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारी प्रॉब्लम नंबर 8, जो कि काफ़ी यहाँ पर सिंपल है। ये हमें एक प्रोसेस शो की गई है, जिसमें कि अगर आप लोग इसके अंदर देखेंगे तो इसके बाहर क्या जुड़ी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, एक सोल पार्टिकल्स हैं। सोल मीन्स कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है, और उसके साथ ही क्या है, क्रिस्टलोइड्स, मतलब कि स्मॉल साइज के आयंस हैं। ठीक है, और यहाँ से ये जो येलो वाले हैं क्रिस्टलोइड्स, ये यहाँ से बाहर आ रहे हैं फ्रॉम द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बीच में से होकर होते हुए, और सोल पार्टिकल्स अंदर ही रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कौन सी प्रोसेस है, दिस रिप्रेजेंट्स द डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस के साथ या सॉरी यहाँ पर साथ में इलेक्ट्रोड्स भी हैं। तो इलेक्ट्रोड्स हैं तो इसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसके साथ जैसे हमारे ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है, वो भी इसकी एक एग्जांपल है। ठीक है, तो इसको किस काम के लिए यूज करते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस प्रोसेस को किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने से इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, विदाउट इलेक्ट्रोलाइसिस हम इसको क्या बोलते हैं, ओनली डायलिसिस। इलेक्ट्रिसिटी के साथ हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है, तो बिल्कुल इजी काम था ये आपका, मतलब एक इजीएस्ट प्रॉब्लम थी। अगर आप लोगों ने टॉपिक को रीड किया है तो ये वाली बिल्कुल सिंपल थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन रिएक्शन ऑफ दिस, ठीक है, एन इथाइल इथेनमाइन react with benzene sulfonyl chloride, this is again from the chapter amines। तो क्या रिएक्शन होती है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का ये फॉर्मूला है, इसको हम एक नाम और देते हैं, दैट इज द हिंसबर्ग्स रीजन। और ये है एन इथाइल इथेनमाइन, दिस इज द सेकेंडरी माइन। ठीक है, तो सेकेंडरी माइन का H और ये Cl आपस में जुड़ जाएंगे, और इस N को आप लोगों ने इसके साथ जोड़कर ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। क्या बना है यहाँ पर, NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, और ये इसका जो मेन प्रॉपर्टी आप लोगों ने क्या याद रखनी है, दिस इज इनसोल्युबल इन दी KOH। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में यहाँ पर क्या होता है कि इनसोल्युबल होता है। क्लियर है, तो ये हो गई रिएक्शन। अब इसका बी पार्ट क्या है, बी पार्ट में हमसे पूछी गई है रिएक्शन ऑफ बेंजाइल क्लोराइड विद अमोनिया फॉलोड बाय द रिएक्शन विद क्लोरोमीथेन। और ये होती है दैट इज दी कि यहाँ पर अमोनोलाइसिस ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, यहाँ पर अल्काइल और मेनली मेनली ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, दैट इज दी यहाँ पर हमने यूज किया है बेंजाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हुई है दैट इज दी अमोनिया के साथ, तो ये Cl रिप्लेस हो जाएगा विद अमाइन, तो ये बन जाएगा हमारे पास बेंजाइल अमाइन। ठीक है, और बेंजाइल अमाइन की रिएक्शन होगी विद दी क्लोरोमीथेन। तो ये जो N ग्रुप के पास होता है लोन पेयर, ये इस CH3 को अपने साथ जोड़ लेगा, तो यहाँ पर हमारे पास CH3 जड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज दी सेकेंडरी अमाइन, तो ये क्या बन गया, N मिथाइल बेंजाइल। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल सी रिएक्शन है। क्लियर है, तो सी पार्ट में क्या है कि एनिलीन रिएक्ट्स विद द क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें क्या होगा, एनिलीन रिएक्ट्स विद द क्लोरोफॉर्म इन द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अल्कोहलिक सॉल्यूशन, हम इसको वार्म करते हैं। सो वी गेट द फिनाइल आइसोसाइनाइड, तो हमें क्या मिलता है, फिनाइल आइसोसाइनाइड। इसका एक और नाम है फिनाइल आइसोनाइट्राइड। तो इसकी एक फोल स्मेल होती है। ठीक है, एक डिफरेंट सी स्मेल होती है, जिसके कारण हम इस रिएक्शन को बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो ये यूज किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ द प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइंस की डिटेक्शन के लिए ये रिएक्शन की जाती है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, और या फिर हम इसे बोल सकते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, तो ये सभी रिएक्शंस आप लोगों ने याद रखने हैं। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। इसी में एक ऑप्शन वाला पार्ट है, तो ये भी काफी हमारे लिए सिंपल है। तो सबसे पहले पूछा गया था इस कंपाउंड का IUPAC नेम, तो हम इसका IUPAC नेम यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकली इसका नाम सबसे आगे आएगा, N इथाइल, फिर इसका नाम लिखेंगे N मिथाइल। ठीक है, तो बाकी क्या बच गई यहाँ पर, बेंजीन अमाइन। तो बेंजीन अमाइन को हम और क्या बोल सकते हैं, बेंजीन अमाइन को हम बोल सकते हैं एनिलीन, तो वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और आइदर ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों के नाम तो ऐसे ही आएंगे। तो यहाँ पर N इथाइल
और N यहाँ पर आएगा, सॉरी यहाँ पर आना था मिथाइल, ठीक है, यहाँ पर ठीक कर लेना, N मिथाइल। क्लियर है। सेकंड पार्ट करते हैं, कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में क्या है, सबसे पहले दिया था C6H5NO2 यानी कि नाइट्रोबेंजीन। SnHCl के साथ क्या होती है, रिडक्शन होती है, तो O की जगह पर H लग जाएंगे। ब्रोमीन और H2O यानी कि ब्रोमीन वाटर के साथ एनिलीन की रिएक्शन करवाएंगे तो सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़ जाएंगे। ये आप लोगों ने पिछले साल भी की, पिछली टर्म में भी रिएक्शन की थी। तो NaNO2HCl इन दी, यहाँ पर लो टेम्परेचर यानी कि 0 to 5 डिग्री सेल्सियस आइस कोल्ड सोल्यूशन में करवाएंगे तो यहाँ पर डाइजोनियम साल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन HbF4 के साथ हीट करेंगे तो ये रिप्लेस होकर फ्लोरीन बना देगा, ठीक है। तो ये होती थी हमारी बाल-शीमन रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे आपकी जो पिछले चैप्टर हैं ऑर्गेनिक के, उनकी रिएक्शंस भी बीच में यूज हुई हैं, तो प्लीज उनको भी याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्लियर है। तो ये एक दो रिएक्शंस इसमें जो आपकी पिछली टर्म में दो चैप्टर हुए थे उनकी रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सो नाउ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अगर हम देखें तो काफी इजी पेपर बनाया गया है, ठीक है। तो रिएक्शन दी गई है हमें, ई नोड फॉर द सेल की वैल्यू भी दी गई है, हमने ई सेल सोल्व करना है। सो राइट द नर्स्ट इक्वेशन। क्या होती है नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल्स टू द ई नोड सेल माइनस 0.059 बाय यहाँ पर n की वैल्यू, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, और लॉग ऊपर रखेंगे हम यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड यानी कि एल्यूमिनियम आयंस, उसके आगे 2 लगा है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, और डिवाइड में हम यहाँ पर रखेंगे CD2 पॉजिटिव फ्रॉम द रेक्टेंट साइड आयंस की कंसंट्रेशन, इसका क्यूब कर देंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं, एक एल्यूमिनियम से बना है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन। अब दो एल्यूमिनियम एटम है तो दो के लिए कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3, 6 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। इनोर सेल की वैल्यू पुट करें 1.260 माइनस 0.059 ओवर एन की वैल्यू लगी हमारी 6, और लॉग के अंदर है तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का कितना अमाउंट है 0.01। अब 0.01 का स्क्वायर करना है और ओवर में है 0.1 का क्यूब, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए 0.01 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -2, ठीक है, और 0.1 का मतलब होता है 10 की पावर -1, ठीक है। तो ऊपर बन गई 10 की पावर -4 और नीचे बन गई 10 की पावर -3, ये ऊपर जाकर ऐड होगी, सो दिस बिकम्स दी 10 रेज टू पावर -1, ठीक है। तो अब इसका -1 आगे आ जाएगा तो वो बन गया आपका प्लस, ठीक है, ये बन गया आपका प्लस 0.059/6, और यहाँ पर क्या बच गया log 10। अब इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आपका 1 हो जाएगा। अब इसको आपने सिर्फ एक करनी है डिवाइड, और डिवाइड कर कर इसमें आप लोगों ने ऐड कर देना है तो वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम दी गई है, बेसिक प्रॉब्लम, बस आपको नॉन्स्ट इक्वेशन आती हो तो आपका ये सिंपली सोल्व हो जाएगा। 3 मार्क्स की ये वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, 11th क्वेश्चन करते हैं। so this is again from the chapter d block elements, ठीक है। so why are fluorides of the d block elements are more stable in their higher oxidation states। एक तो ये है कि फ्लोरीन जो है उसकी यहाँ पर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी हाई होती है, उसके अलावा इसका आंसर क्या बनता है कि ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को स्टेबलाइज कर लेता है। मतलब जब फ्लोरीन अटैच होता है तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि उसमें लैटिस एनर्जी हाई होती है और बॉन्ड एंथैल्पी भी हाई हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों हाई रहती हैं, इसलिए ऐसा होता है। क्लियर है। अब सेकंड उन्होंने पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड फील अट्रैक्शन व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें आप लोगों ने सिंपली क्या सोल्व करने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आप लोगों ने 1 बाय 1 सोल्व करने हैं। कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, तो इसका क्या बनेगा आर्गन, ठीक है, 4s2 3d7, ठीक है। हमने 2 रिमूव किए हैं तो इसके पास क्या अरेंजमेंट रहेगा 3d7, तो इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ ही जाएंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे सोल्व करने हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ऐसे आप लोगों ने डी ऑर्बिटल को यहाँ पर बना लेना है, इसमें 5 ऑर्बिटल होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अरेंज करें, 5 6 और 7। अगर साथ में कुछ है नहीं, ओनली आयन है, तो आप लोगों ने ये बनाना है।
अगर साथ में कुछ अटैच है, जैसे हमने इससे पहले प्रॉब्लम की थी, वाटर जुड़ा है, अमोनिया जुड़ा है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो आप लोगों ने स्प्लिटिंग वाला बनाना है, ठीक है, T2G और EG वाला। क्लियर है? तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए अनपेड, दैट इज दी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो मतलब यही इसका आंसर होगा। बाकी आप लोग ऐसे ही बाकी सभी में सोल्व कर देना। सिल्वर पॉजिटिव, Ti4 पॉजिटिव और जिंक 2 पॉजिटिव, इनके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज द पैरामैग्नेटिक, सो देयरफॉर अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, सी वाला। तो सी पार्ट में है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द 5D सीरीज, ठीक है, इज हायर देन ऑफ द 3D एंड 4D। अब देखिए 5D जब सीरीज होती है तो 5D में 4f भी फिल होता है, ठीक है। तो ये सभी तीन ऑर्बिटल फिल होते हैं। तो 4f में जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो चुके होते हैं, ठीक है ना, 14 इलेक्ट्रॉन्स उसमें जो एंटर हो चुके होते हैं, उनके कारण न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। बट एफ का भी शील्डिंग इफेक्ट काफी वीक होता है। तो इसका मतलब कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, मतलब न्यूक्लियर की फोर्स हायर हो गई। तो फिर इसके कारण जो है वो यहाँ पर इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज जो है वो यहाँ पर हाई हो जाती है। तो इसका आंसर फिर से वीक शील्डिंग एंड मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो ये इसके दो मेन पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। 11th में ऑप्शन में थी एक यहाँ पर प्रॉब्लम, वो भी काफ़ी सिंपल थी। तो हमें एक ग्राफ दिया गया था और ग्राफ में पूछा था कि वाई मैग्नीज हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन द क्रोमियम, ठीक है। मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम से लो क्यों है? क्योंकि Mn का जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, ठीक है, उससे आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। 4s2 3d5 है। एक तो इसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और क्रोमियम के पास कितने होते हैं? क्रोमियम के पास 6 होते हैं, ठीक है। तो फिर इसके पास होते हैं यहाँ पर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, Cr के पास होते हैं 6। बट इसके अलावा यहाँ पर रीजन क्या है कि इसमें हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने के कारण, ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स का जो होता है क्लाउड, वो स्ट्रोंगली अट्रैक्ट हुआ होता है टुवार्ड्स दी न्यूक्लियस, जिसके कारण कि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है, यानी कि ये वीक मेटेलिक बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। तो इसी के कारण जो है जो जो है इसका यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है। अगर हम बात करें यहाँ पर क्रोमियम की, उसमें इससे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक मेटल बॉन्डिंग बन जाती है, और देयर इज नो डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सब कुछ Mn में होता है क्योंकि उसके पास हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर है? ठीक है। तो आगे है हमारा इसमें बी ऑप्शन। बी और सी पार्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इजी है कि वाई डू these metals of the 3D series have lower melting points as compared to the 4D series and 5D series। देखिए 4D और 5D में मोर फ्रीक्वेंट मेटालिक मेटालिक बॉन्ड्स बनते हैं, यानी कि ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड्स वहाँ पर बनते हैं इन दी हैवी ट्रांजिशन मेटल्स, इसलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी फिर हाई हो जाते हैं, बिकॉज देयर इज मोर फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग, ठीक है। और इन दी थर्ड सीरीज, ठीक है, थर्ड सीरीज ये है, उसने पूछा है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द मेटल विद द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट कौन है? W दैट इज द टंगस्टन, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा टंगस्टन। क्लियर है? ये सिंपल से आंसर थे। अब हमारी यहाँ पर आखिरी प्रॉब्लम है जो वो है यहाँ पर पैराग्राफ है, तो ये आपको पूरा रीड कर लेना है। मैंने वैसे यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं मेन पॉइंट्स। दिस इज अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो उसने सबसे पहले बताया है कि हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शंस क्यों होती हैं? कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का रेशो 1:1 से कुछ अलग आ जाए, यानी कि न्यूट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएं, तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं, फिर वो डिके हो जाते हैं, जिसको कि हम रेडियो एक्टिव डिके बोलते हैं। वो डिके होकर अपने से दूसरे कोई स्मॉल एटम, यानी कि वो स्टेबल एटम्स को बना लेते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर मेनली कार्बन 14 और पोटाशियम 40, ये दोनों जो यहाँ पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, जो कि डिके होकर यहाँ पर क्या बना देते हैं? स्टेबल कार्बन 14 बनाता है स्टेबल नाइट्रोजन, और पोटाशियम 40 बनाता है स्टेबल कैल्शियम, ठीक है। तो ऐसे वो डिके हो जाते हैं। अब देखिए कि
कार्बन 14 के डिके के साथ ही हमें आइडिया होता है कि उस चीज की जो यहाँ पर एज कितनी रही होगी, जिसको कि हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग। ठीक है, कार्बन डेटिंग एक ऐसी यहाँ पर प्रोसेस होती है जिसके साथ के हम किसी बॉडी की या किसी वुड की, ठीक है, बोन्स की, वुड की, ऐसे किसी भी मटेरियल की जिसके अंदर भी कार्बन होता है, ठीक है, उसकी हम यहाँ पर एज सोल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब कुछ डिपेंड करता है कि कार्बन 14 का कितना डिके होकर अमाउंट वहां पर बचा है, क्योंकि कार्बन 14 का डिके फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर कनेटिक्स, और उसकी हाफ लाइफ पीरियड कितनी है, 6000 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए हाफ लाइफ का फार्मूला क्या होता है, 0.693 ओवर टी हाफ। ठीक है, तो हम हाफ लाइफ से क्या सोल्व कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको आगे यूज होती रहेगी। तो ये इसमें है जो आप लोगों ने अच्छे से इसको रीड कर लेना है। तो इसमें से हमसे क्या क्या पूछा गया है वो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। सिंपल सी चीजें पूछी गई हैं कि वाई इज कार्बन 14 रेडियो एक्टिव वाइल द कार्बन जो यहाँ पर 12 होता है दैट इज नोट, क्योंकि वहां पर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इज 2.3 to 1। अब देखिए कार्बन 14 में कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स यहाँ पर 8 होंगे और प्रोटॉन यहाँ पर कितने होंगे, 6 ही होंगे। ठीक है, सो विच इज नॉट स्टेबल। क्लियर है। और सेकंड पूछा गया है कि रिसर्चर्स हैव, यानी कि यहाँ पर अनकवर्ड द यंगेस्ट नोन डायनासोर बोन, ठीक है, डेटिंग अराउंड द 65 मिलियन ईयर्स अगो। हाउ वाज द एज ऑफ द फॉसिल एस्टिमेटेड। हमने फॉसिल की एज किस मेथड के साथ सोल्व की होगी, दैट इज हमने सोल्व की कि एस्टिमेटेड कार्बन 14 का कितना डिके हो चुका है, यानी कि कार्बन डेटिंग हमने यूज की है। क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें तो कार्बन 14 का अमाउंट सेम रहता है, बट जब वो चीज है वो यहाँ पर उसकी उसके जो ये सभी सेल्स होते हैं वो यहाँ पर मर जाते हैं, ठीक है, तो उसकी मौत के बाद क्या होता है कि कार्बन 14 का अमाउंट धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, डिके होना शुरू हो जाता है। तो वहां से हम आइडिया लगा सकते हैं कि उस चीज की यहाँ पर एज कितनी रही होगी। ठीक है, और सी पार्ट है विच आर ऑफ द टू मोस्ट कॉमन रेडियो एक्टिव डिकेज हैपनिंग इन द ह्यूमन बॉडी। ये मैंने आपको बताया था, कार्बन 14 एटम्स डिकेज टू द नाइट्रोजन एंड पोटेशियम टू द कैल्शियम। ठीक है, और इसके बाद ये जो डी पार्ट है, डी पार्ट में आप लोगों को पूछेंगे हैं दो न्यूमेरिकल, और में है एक न्यूमेरिकल, यहाँ पर 2 मार्क्स का है। आप लोग इन दोनों में से कोई भी एक सोल्व कर सकते हैं, तो हम इनको एक बार सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले की स्टेटमेंट है कि सपोज एन ऑर्गेनिज्म हैज दी 20 ग्राम कार्बन 14 एट दी टाइम ऑफ द डेथ। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ द रेक्टेंट। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच कार्बन 14 रिमेन्स आफ्टर दिस ईयर। तो टाइम हमें दिया गया है, ठीक है, तो के की वैल्यू मैंने आपको ऊपर ही बता दी थी, 0.693 ओवर दी हाफ लाइफ दैट इज दी 6000। हमने सोल्व करना है सी, तो फार्मूला क्या होता है, ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास यहाँ पर होता है कि टाइम इज इक्वल्स टू दी के, ठीक है, टाइम इज इक्वल्स टू दी सॉरी टाइम इज इक्वल्स टू दी 2.303 बाई के, ठीक है, इनटू लॉग ऑफ सी नोट बाई सी। ठीक है, तो हमने यहाँ से अब सी सोल्व करना है, तो बाकी सभी वैल्यूज हमने यहाँ पर यूज की हुई हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी वैल्यू, के की वैल्यू, तो ये सभी वैल्यूज आप लोग यूज करें। तो ये जो वैल्यू है ये दोनों टर्म्स उस तरफ आ जाएंगी, यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, दिस ओवर हमें आ जाएगा 2.303 और ऊपर आ जाएगा 0.693 ओवर दी 6000। इसको पूरे को सोल्व कर कर आपके पास बन जाएगा 0.517। तो इसका हमें एंटी लॉग बताया गया है, क्योंकि ये जो लॉग है ये दूसरी साइड पर जाकर एंटी लॉग बचेगा, उसका आंसर यूज कर कर आप इसकी इजीली सोल्विंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी सोल्विंग है, एक बार आप लोग इसे ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेम ही इसकी जो ऑप्शन वाली प्रॉब्लम है उस पर भी सेम फार्मूला अप्लाई होगा। उसमें उसने पूछा है कि अप्रोक्सीमेटली हाउ ओल्ड इज द फॉसिल, मतलब हमें क्या सोल्व करना है, टाइम ही डायरेक्टली सोल्व करना है। तो सोल्विंग सेम है, इसमें आपको लॉग की वैल्यू दी गई है तो वो आप लोगों ने यूज कर लेनी है। तो ऐसे आप लोगों का सिंपली ये पूरा पेपर सोल्व हो जाएगा। ठीक है,
सो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो मैंने आपको सभी प्रॉब्लम्स को डिटेल में बताया है और उसमें क्या-क्या रूल्स, क्या-क्या फॉर्मूले यूज़ हुए हैं, वो भी मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर बता दिया है। ठीक है? तो वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।